गुड इवनिंग गाइस। हाँ जी, तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? जोरदार तैयारी में आप लोग इस वक्त लगे हुए हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो श्योरली आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत वाइड टॉपिक कहलाता है और इस पर एग्जाम में इन दिनों में खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो है हमारा टॉपिक डिपॉजिट्स का। अब डिपॉजिट की जो बेसिक चीजें हैं कि भाई मैक्सिमम 36 मंथ्स होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे कम 3 मंथ्स के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पेड अप कैपिटल, रिजर्व और प्रीमियम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिंपल हमारे पॉइंट। परसेंटेज वाइज 35% मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको पता है, लेकिन उसमें भी अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो वो अपने मेंबर से 10%, बाकी लोगों से 25% कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी है तो डायरेक्ट पब्लिक से कर सकती है 35%। प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% मैक्सिमम है, लेकिन उसके लिए भी कई सारी कंडीशंस दे रखी है जहां पे उनको एग्जम्पशंस दिए गए हैं। तो ये सारे जो पॉइंट आप लोगों के नॉर्मल है वो तो आपको पढ़ के जाना ही है, लेकिन एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक भी है, कि वो कौन कौन से ऐसे बोरोइंग्स हैं जो बोरोइंग्स तो हैं लेकिन डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आते। तो आइए जल्दी से उनके ऊपर बात शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, गवर्नमेंट से अगर कोई भी पैसा रिसीव होता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट किसी अमाउंट के लिए गारंटी देती है कंपनी को, या लोकल अथॉरिटी से कोई भी पैसा कंपनी के पास में आता है, या कोई भी और स्टैट्यूटरी बॉडी से अगर पैसा आ रहा है, तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद में अगर फॉरेन गवर्नमेंट से किसी तरह का पैसा आया है, या फॉरेन या इंटरनेशनल बैंक से कंपनी को कोई भी पैसा मिला है, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। बैंकिंग कंपनी से अगर कोई पैसा मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनकी सब्सिडरी बैंक से पैसा मिलता है, कोई भी नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है, या बच्चों कोऑपरेटिव बैंक से भी अगर पैसा आ रहा है, तो वो भी डिपॉजिट का डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है। टीएफआई से अगर कोई लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है, वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं है। कमर्शियल पेपर इशू किए, है ना। अब कमर्शियल पेपर लाइक जैसे शेयर्स कंपनी इशू करती है, वैसे ही कंपनी बैंक्स के थ्रू कमर्शियल पेपर इशू करके भी फंड रेज करती है, पैसा लेती है, उधार लेती है, लोन लेती है, वो भी इसके अंदर हमारे कवर नहीं होंगे डिपॉजिट की डेफिनेशन में। किसी अनदर कंपनी से लोन लिया, वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं है। और जो शेयर एप्लीकेशन मनी, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी की खासियत यह है, आप लोग सब जानते हो कि एप्लीकेशन मनी आने के बाद 60 डेज के अंदर कंपनी उसको अलॉट करेगी, शेयर्स को कंपनी को अलॉट करना चाहिए, नहीं तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी वो पैसा बच्चे लोगों को रिफंड कर देगी, है ना। 60 डेज में अलॉट करो, नहीं तो 15 दिन के अंदर रिफंड करो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके बाद जो भी पैसा पड़ा रहेगा उसको डिपॉजिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट में काउंट नहीं होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बराबर। तो अलॉटमेंट नहीं किया, रिफंड भी नहीं किया, तो डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं। फिर बच्चों एक खास पॉइंट देखिए, डायरेक्टर से जो पैसा रिसीव होता है कंपनी को, डायरेक्टर से जो पैसा रिसीव हुआ, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, इनके डायरेक्टर से, लेकिन प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से, याद रखिएगा रिलेटिव वाला पॉइंट सिर्फ प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ना कि पब्लिक के लिए। लेकिन ये भी डिपॉजिट में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग अमाउंट इनको एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कंपनी को। क्या डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये जो पैसा हमने लिया है वो हमारा खुद का है, और कहीं पर भी ये नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर, कि हमने किसी और से ये पैसा डिपॉजिट पे नहीं लिया है, किसी से उधार नहीं लिया है, हमारा खुद का एसेट है, हमारा खुद का पैसा है जो हमने कंपनी को दिया है, तभी ये डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर ये डिक्लेरेशन नहीं होता है बच्चे लोगों, तो फिर ये पैसा डिपॉजिट की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा, क्या आपको ध्यान में रखना है। तो डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे लेके आता हूं आपको। कोई भी अमाउंट कंपनी ने बॉन्ड या डिबेंचर इशू करके रेस किया है, वो भी चार्ज के ऊपर अगर कंपनी का एसेट है बच्चों, तो ये भी बोरोइंग्स के डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एज वेल एज अगर कंपनी ने कोई भी ऐसे बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए हैं जो 10 साल के अंदर कन्वर्टेबल हैं शेयर्स के अंदर, तो वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर आने वाले नहीं है। ठीक है, बराबर। हाँ, ये जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है हमारे, ये सिक्योर्ड बॉन्ड है, ये हमेशा कंपनी की इनटेंजिबल एसेट के अलावा बाकी ऊपर होंगे। इसमें इनटेंजिबल एसेट के ऊपर ये चार्ज नहीं होता, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं, एनी अमाउंट जो कंपनी ने रेस किया, ऊपर कन्वर्टेबल तो आ गया, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जिनपे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, जो अनसिक्योर्ड भी है, ठीक है, कोई कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन साथ में लिस्टेड अगर हैं
किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सेबी के हिसाब से है, तो उन पे भी डिपॉजिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो बच्चों देखिएगा, कंडीशन सारी पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो नॉन कन्वर्टेबल है, सेकंड नंबर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज है, कंपनी के एसेट पर चार्ज नहीं है, और तीसरा नंबर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ऐसे डिबेंचर पे जो पैसा आया वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, फिर वो पॉइंट जिस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है बच्चे लोगों, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई होना चाहिए, बराबर, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी के पास में बच्चे लोगों किसी तरह का कोई भी क्या रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। ठीक है, और ये पैसा उसकी जो एनुअल सैलरी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर, और ये जो पैसा उसने दिया है ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो ये भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इनमें से एक भी कंडीशन हटा, सपोज करो एनुअल सैलरी से ज्यादा है, ठीक है, या इंटरेस्ट बियरिंग है, तो उस केस में ये डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए ले लिया। 2,50,000 रुपीज रघु से रिसीव होता है, जो कि एम्प्लॉई है, जो 2 लाख का सैलरी ले रहा है। बच्चों समझना, हमने कहा था डिपॉजिट में आने के लिए सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये अमाउंट 2.5 लाख का सैलरी से ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली और नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग उसने दिया है, भले द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम एम्प्लॉई इज कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। बच्चों डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ये नहीं कि सैलरी से जितना ऊपर था उतना ही आएगा, पूरा अमाउंट 2.5 लाख रुपए का जो है, क्योंकि सैलरी से ज्यादा है, एक भी कंडीशन यहां से अगर ब्रेक हुई तो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नाउ बच्चों, ट्रस्ट में अगर कोई भी पैसा रिसीव किया है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, अगेन वो भी नहीं आएगा। फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए और है, एडवांसेस का, जो आपको जरूर देखना चाहिए मेरे साथ में। इतने सारे तरह के एडवांसेस दे रखे हैं, 7 टाइप के, है ना, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी के पास में आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एडवांसेस कंपनी के पास में आ रहे हैं, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। आइए देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। नंबर 1, as an advance for the supply of the goods or provision of services which is appropriated within period of 365 days from the date of acceptance of advance। बच्चों सुनना, कोई भी एडवांस पैसा कंपनी के पास में आया है, जो गुड्स के एडवांस के लिए है, कोई सप्लाई करना है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और वो कब करनी है, एडवांस आने के 365 दिन के अंदर अंदर। हाँ, 365 से बाहर चले गए तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज 365 दिन तक के में आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हो तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, इन केस ऑफ एनी एडवांस जो आपके पास में आया है, एनी एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चों कोई भी एडवांस हमारे पास में आ चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड मैटर कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में मैटर है, स्टे लगा हुआ है, तो 365 दिन में शायद हम वो सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे या गुड्स नहीं देंगे, तो उस पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अदरवाइज वो एडवांस की कैटेगरी जो है वो डिपॉजिट में आ जाएगी। ठीक है, तो 365 का फंडा समझे आप लोग कि पैसा आने के बाद एडवांस आया, अगले 365 दिन में हमको सर्विस देनी है या गुड्स देने हैं, तब तो ठीक है। उससे लेट हुआ तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकेंड नंबर, एनी एडवांस एज एडवांस रिसीव इन कनेक्शन विद द कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो अगर कोई भी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमारे पास में कोई एडवांस पैसा आ रहा है, कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी आपका डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड नंबर, अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने लेके रखा है ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, तो परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया कि उससे कुछ पैसा अपने पास डिपॉजिट रखवा रखा है, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नाउ, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लंबा चलने वाला है, उस पर कैपिटल गुड्स हमने परचेज किए हैं, बराबर, उससे रिलेटेड अगर हमारे पास में कोई भी पैसा आया है, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन द बी अबव, क्योंकि बी का मैटर थोड़ा सा अलग हो गया। उसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हमारे पास में कोई भी एडवांस पैसा आ रहा है, वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर, एज एन एडवांस टुवर्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज। बच्चों सुनना, अब फ्यूचर की कोई सर्विसेज है, लेकिन फ्यूचर कितना वो भी समझ लो। एडवांस टुवर्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस। समझिएगा, नहीं तो अपना ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। सर वहां तो आपने कहा था 365 दिन। बच्चों कई बार हम लोग गारंटी लेते हैं, वारंटी देते हैं कि हम अगले कुछ सालों तक आपको सर्विसेज देंगे, और उसका पैसा हम एडवांस में लेते हैं। जैसे मैंने अपनी कार अभी सर्विस के लिए गया, तो उन्होंने क्या किया कि मुझसे कुछ पैसा एडवांस ले लिया, जिसमें वो अगले 3 साल तक हमको सर्विस फ्री में देंगे।
तो पैसा एडवांस ही ले लिया उन्होंने एक तरह से, ताकि मेरा अमाउंट कम पड़ेगा। तो ऐसा एडवांस अगर कंपनी के पास में आया है तो वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन वारंटी या मेंटेनेंस से कनेक्टेड होना चाहिए और वो मैक्सिमम रहेगा 5 साल, डज नॉट एक्सीड द पीरियड, जो भी कॉमन बिजनेस में काम में आता है, या 5 साल विच एवर इज लेस। जैसे मेरे केस में उन्होंने मुझे 3 साल के लिए एडवांस लिया मुझसे, तो 3 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज लेस 3 साल। तो मैंने पैसा जो उस कंपनी को एडवांस में दे दिया है आगे 3 साल की सर्विस के लिए, वो डिपॉजिट जो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है उनको, बदले में वो सर्विस दे रहे हैं एडवांस के बदले में, ठीक है। फिर बच्चों, अगर कोई सेक्रेटरियल रेगुलेटर जो है उससे अगर कोई एडवांस आया है, कोई भी एडवांस आया एंड एज अलाउड बाय द, सर ये सेक्रेटरियल रेगुलेटर क्या होते हैं, जैसे सेबी हो गया, बैंकिंग कंपनीज में आरबीआई हो गया, इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडी हो गया, वो कहलाते हैं सेक्रेटरियल रेगुलेटर। या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो अलाउड है, उन्होंने बोला आपके लिए अलाउड है भाई, रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। एज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन टुवर्ड पब्लिकेशन, बच्चों कोई भी पब्लिकेशन हम कर रहे हैं प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसके लिए हमारे पास में कोई भी एडवांस आ गया, होता है ना, सब्सक्राइबर्स पहले ही पैसा दे देते हैं, आप हमारी बुक को पब्लिश करो या ये करो, वो भी आपका डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। बराबर समझिए आप लोग बात को। हाउएवर इट इज क्लेरिफाइड दैट इफ द अमाउंट रिसीव अंडर ए, बी एंड डी, बच्चों ए वाला कौन सा था, सप्लाई ऑफ गुड्स वाला, बी वाला इमूवेबल वाला, डी वाला वो जो कैपिटल गुड्स वाला हमारा पॉइंट था, become refundable with or without interest due to reasons that the company accepting the money does not have necessary permission approval whether required to deal in the goods or property or services which the money is taken, then the amount received shall deemed to be deposited under these rules। बढ़िया चीज बोलिए बच्चों। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इस चीज को भी समझो। इट इज क्लियरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल द अमाउंट शैल डीम्ड टू बी डिपॉजिट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू टू रिफंड। बाई चांस फर्स्ट पॉइंट में आप 365 दिन में वो सर्विस नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, तो अगले 15 दिन में पैसा वापस करो। सेम बी वाले में भी बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर नहीं दे पाए तो आपको पैसा 15 दिन में वापस करना है। डी वाले में भी पैसा 15 दिन में वापस करना है। अगर 15 दिन में पैसा वापस नहीं करते हो आप, ये एडवांस लिया हुआ, तो 15 डेज के बाद फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाएगा। ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। Unsecured loan from promoter बच्चों, any amount brought by the promoter of the company by way of unsecured loan from lending financial institution or bank in the following condition। अगर कोई भी अमाउंट कंपनी के प्रमोटर्स लेके आए हैं एज अ अनसिक्योर्ड लोन किसी भी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने कहा सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो वैसे भी कवर नहीं है बेटा, ये प्रमोटर्स लेकर के आए, लेकिन आगे पढ़ो, 3 कंडीशन पढ़ो। The loan is brought because the stipulation imposed by the lending institution on the promoter to contribute such finance। बराबर से। सेकंड नंबर, लोन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर देमसेल्फ या उनके रिलेटिव या बोथ। एक्चुअली में हो ये रहा था कि ये कंडीशन क्यों लगाई गई है, मतलब ये पैसा किन कंडीशंस पर लेके आए। द लोन इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशन इम्पोज बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन द प्रमोटर टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। भाई उन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रमोटर को पैसा दिया, प्रमोटर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस केस के अंदर ये पॉइंट लग जाएगा, इसलिए लगा रहे हैं। सेकंड नंबर, लोन प्रमोटर खुद दे रहे हैं या उनके रिलेटिव दे रहे हैं या दोनों ही दे रहे हैं। Such exemptions shall be available only till the loan of financial institution or bank are repaid and not thereafter। बच्चों ये exemption सिर्फ कब तक मिलेगा, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनका पैसा जो है वो वापस से उनको रीपे जब तक नहीं कर दिया जाता, ठीक है, तब तक ये अवेलेबल रहेगा। एक बार रीपे कर दिया तो फिर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा। तो एनी अमाउंट ब्रॉट इन, कोई भी पैसा लेकर के आए बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम एनी लेंडिंग बैंक, समझ रहे हैं आप लोग, तो बैंक से पैसा निकल करके प्रमोटर्स के थ्रू यहाँ पे आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स लोगों ने कंडीशन लगा दिया था कि भाई इस वे में पैसा आएगा। ये लोन प्रमोटर खुद या अपने रिलेटिव के नाम से या दोनों के नाम से कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे पैसा लेकर के वो लोग कंपनी को दे रहे हैं, समझे आप लोग बात को। और जैसे उनको रीपे हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा सा आपका मैटर आ जाएगा कि ये एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगा और ये भी डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रमोटर लोग से आया। निधि कंपनी के पास जो पैसा आता है वो इसमें काउंट नहीं है बच्चों, डायरेक्ट पॉइंट हो गया। चिट फंड कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो भी इसमें काउंट नहीं है। कोई कंपनी अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पे अलग अलग लोगों का पैसा इकट्ठा करके फिर इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। स्टार्टअप कंपनीज के लिए शुरुआत के 10 साल 25 लाख रुपया उससे ज्यादा, बच्चों समझना, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है। एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर रिसीव बाय अ स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट का मतलब
जिनको 10 साल के अंदर शेयर्स में हम ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 25 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो यहाँ पे और सिंगल ट्रांस में आना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन में आना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन, किसी पर्सन से अगर आ रहा है तो मतलब कंपनी को 25 लाख और मोर, समझना, एन अमाउंट 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा रिसीव हो रहा है। कौन सी कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी है। कन्वर्टेबल नोट का मतलब 10 साल में हम उस पैसे के बदले शेयर्स में उसको कन्वर्ट करके देंगे और एक सिंगल ट्रांजैक्शन में वो पैसा आ रहा है, ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। तो सर 25 लाख से कम है पैसा आया तो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा बच्चों कोई भी पैसा अगर कंपनी को रिसीव होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू या म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द सेबी, ठीक है, तो अगर इनके थ्रू कंपनी अमाउंट रिसीव बाय ए कंपनी फ्रॉम, इनके थ्रू अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी डिपॉजिट, उस पर डिपॉजिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, अपने को ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपको फोकस करके जाने हैं। फिर भी अपने को लगता है सर इतने सारे पॉइंट हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाते हैं। एक काम जरूर करिएगा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं अभी, स्टडी मटेरियल के अंदर इसके क्वेश्चंस देके रखे हैं बच्चों, स्टडी मटेरियल के बैक में उन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। जैसे एक क्वेश्चन तो मेरे सामने ही पड़ा है, ये देखिए, आपको बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखो और कंडीशंस मैच करो। इन्होंने बोला है आपको डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन इन लाइट ऑफ डिपॉजिट, के भैया डिपॉजिट है कि नहीं है। नंबर 1, समित वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ज़ार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बच्चों रिक्वेस्टेड इज क्लोज फ्रेंड रितेश टू लेंड टू कंपनी 30 लाख रुपीज दे रहा है बच्चों, समझना। एक बंदा कंपनी को, स्टार्टअप कंपनी को पैसे दे रहा है, 25 लाख से ऊपर है, 30 लाख है, सिंगल ट्रांजैक्शन में आ रहा है, एक ही आदमी से सिंगल ट्रांजैक्शन में आ रहा है और जो कन्वर्टेबल नोट भी है बच्चों और वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर ही है। तो बताओ ये डिपॉजिट है कि नहीं है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है 25 लाख से उससे ऊपर का अमाउंट हो, सिंगल ट्रांजैक्शन में आ रहा हो, एक बंदे से आ रहा हो, कन्वर्टेबल नोट हो और जिनको 10 साल के अंदर अंदर आप कन्वर्ट करके दे रहे हो तो वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये देखिए, नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, समझे मेरी बात को। सेकंड नंबर, पोलिस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर, बताओ डिपॉजिट है कि नहीं है। बच्चे लोगों, डायरेक्टर से जब पैसा आपको रिसीव होता है तो वो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट, बस वो डिक्लेरेशन साथ में करनी पड़ेगी, अपने को ध्यान में आया, तो ये भी डिपॉजिट में नहीं आएगा, लेकिन उनसे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि पैसा आपका खुद का है, कहीं से आपने बोरो नहीं किया है, ठीक है। सिटी बैंक फेल टू रीपे डिपॉजिट, बच्चों ये वो पॉइंट है, अगर कोई भी आप डिपॉजिट पे करने में फेल हो गए हो तो उस केस में लायबिलिटी किसकी बनेगी, ये पूछा है, ट्रिब्यूनल के पावर्स पूछे हैं। मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा डिपॉजिट में कवर है कौन सा नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें आपको फिर वो लिखने पड़ेंगे, प्रोविजन लिखने पड़ेंगे पेनल्टी वाले, ये देखो थर्ड के अंदर आपको 73 के अंदर जो पेनल्टीज है वो देनी पड़ेंगी, ठीक है, बराबर। श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर, बच्चों 6 महीने से कम के लिए पॉसिबल है क्या? हो सकता है, अगर आप 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करो तो उतना तक कर सकते हो, बराबर। और 3 मंथ्स के लिए कर सकते हो तो परमिसेबल है, अपने को अच्छी तरह से पता है। बच्चों डायमंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बच्चों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर हमारे ये प्रोविजन डिपॉजिट के वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये आपको आंसर में ध्यान रखना चाहिए, समझ गया बात को। ये देखो नेशनल हाउसिंग बैंक के पास ही रजिस्टर्ड होगा, हम ये मान के चलते हैं, तो उन पर हमारे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। चलिए फिर बच्चों एक और देखो, ये वो नेटवर्थ वाला आ गया। आप लोग सब जानते हो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है उसके लिए टर्नओवर वगैरह की जो कंडीशन है वो आपको जरूर पढ़ करके जानी चाहिए, बराबर। 100 करोड़ वाली है हमारी नेटवर्थ की और टर्नओवर हमारा 500 करोड़ वाला, बराबर से। चलो मैं और आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि अपने पास। ये देखिए बच्चों 3 पॉइंट्स और देखो मेरे साथ। 5 लाख रुपीज रेज हुए हैं ऋषि कॉन्फेक्शनरीज लिमिटेड से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मतलब समझना सारी कंडीशन देखना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, एसेट्स पे चार्ज भी नहीं है और कंपनी लिस्टेड है, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। ये देखिए 21C के अंदर अपन ने पढ़ा था, ये रहा आपका पॉइंट नंबर ये, और इस वजह से ये हमारा डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर कवर नहीं होगा। सारी कंडीशन पूरी हो रही है ना, कंडीशन से कंडीशन मैच होगी। 2 लाख रुपए रिसीव हुए हमको राजा यान्स लिमिटेड को अपने एम्प्लॉई से, टी से, जिसका एनुअल सैलरी 1.5 लाख रुपया बच्चों, सीधा सीधा से पॉइंट हो गया, सैलरी क्रॉस कर गया, ये भी डिपॉजिट के अंदर काउंट हुआ कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये डिपॉजिट में काउंट हो जाएगा, पूरा 2 लाख काउंट हो जाएगा, क्योंकि एनुअल सैलरी से आप ऊपर चले गए हो, तो ये आपका काउंट होगा। कहाँ है भाई, पढ़े अपन इसको।
विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, क्योंकि आप सैलरी से बाहर निकल गए। ठीक है, थर्ड वाला चेक कर लें। ₹3 लाख रिसीव बाय अ प्राइवेट कंपनी, ओके, वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। बच्चों, डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा आ रहा है, बराबर, एंड द सेड रिलेटिव हैज फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन दैट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम हिज मदर एज ए गिफ्ट। आप ये डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से, तो ये भी डिपॉजिट में नहीं आएगा, गिफ्ट में आ रहा है। बोरो किया होता तो काउंट नहीं होता। क्या कहते हो बच्चों? तो एग्जम्पशन दे देंगे आप? यस सर, एग्जम्पशन दे दो। द अमाउंट गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी आउट एट गिफ्टेड मनी जो है वो नॉट अ डिपॉजिट में आएगा। सुनना, अगर ये होता डिक्लेरेशन में कि बोरो किया है तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाता, अदरवाइज वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव है प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का, साथ में डिक्लेरेशन भी दे रहा है कि भाई ये पैसा हमारा ही है, गिफ्ट होने के बाद आपका ही है ना। बोरो करके हुआ होता तो फिर वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, सही है बच्चे लोगों? तो आप लोग कर सकते हो बहुत आराम से। तो ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ से जरूर करके जानी चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि एग्जाम के हिसाब से बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हमारा हो सकता है डिपॉजिट वाले से। तो इन क्वेश्चंस को एक बार मैंने आपको फटाफट से रिवाइज भी करवा दिया है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। ठीक है, नाउ अभी हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है बच्चों चार्ज वाले टॉपिक से एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि इस बार सेक्शन 82 और 83 आने के पूरे चांसेस होंगे। आइए इसको अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं है, जैसा आपको मैंने कहा, 82 और 83 पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए हमारा फोकस जो है वो इन सेक्शंस के ऊपर है। बट एक बार जैसा आप सबको पढ़ के जाना ही है, तो एक बार आप उस पर नजर डाल सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन 82 ऑफ द एक्ट क्या कहता है? रिक्वायर्स ए कंपनी टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल और एनी चार्ज अर्लियर रजिस्टर्ड टू द रजिस्ट्रार। बहुत सिंपल सी बात हो गई कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब भी आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद में अगर उसका पेमेंट हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है फुल या कोई भी पार्टली, तो आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन करोगे और ये आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट या सेटिस्फेक्शन कर देना चाहिए। बराबर, 30 दिन में करोगे। एक्सटेंडेड पीरियड कितना हो सकता है बच्चे लोगों? एक्सटेंडेड पीरियड जो है इंटीमेशन फ्रॉम 30 डेज टू 300 डेज हमारा है, वही अपना जो पुराना पॉइंट था। प्रोविजन टू सेक्शन 82(1) extend the period of intimation from 30 days to 300 days. Accordingly, it is provided that the registrar may, on application by the company or the charge holder, दोनों में से कोई भी अप्लाई करे, allow such intimation of payment or satisfaction to be made within a period of 300 days of such payment or satisfaction on payment to prescribe additional fees. मतलब ये जो 30 दिन का टाइम था बच्चों, इसको बढ़ा करके 300 दिन तक किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? लेकिन उसके लिए जो भी एडिशनल फीस वगैरह है वो अपने को देना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, सिंपल हो गया। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय द रजिस्ट्रार। अब जैसे ही ऐसा इंटीमेशन रजिस्ट्रार के पास में आएगा जहां कंपनी कह रही है कि पेमेंट कर दिया गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेंगे कि एक नोटिस इशू करेंगे जो भी हमारा चार्ज होल्डर है उसको। बराबर, और उसको नॉट एक्सीडिंग 14 डेज का टाइमिंग बच्चों वहां पे दिया जाएगा। बट जो भी टाइम उसमें स्पेसिफाई होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 14 डेज एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। यानी एक तरह से अपन इंटीमेशन दे रहे हैं चार्ज होल्डर को कि भाई कंपनी की तरफ से हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गया है कि सारा पेमेंट हो चुका है या सेटिस्फेक्शन हो चुका है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो। अगर कोई भी किसी तरह का इफ क्लियर बोल दिया बच्चों, नो कॉज ऑफ शोन बाय द चार्ज होल्डर, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसकी एंट्री कर देगा। बराबर से बिल्कुल उसका एंट्री करेगा और कंपनी को उसका इंफॉर्मेशन भी दे देगा। However, no notice required to be sent in case of intimation to the registrar in this regard in the specified time and signed by the holder of charge। ये 23 यहाँ से बताइएगा क्या मतलब है इस पॉइंट का, समझिएगा। बहुत सीधा सीधा सा है। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। अगर मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन चार्ज होल्डर ने ही दिया है रजिस्ट्रार को, तो फिर अपने को इस तरह के किसी इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साइन के साथ ही आया है। बाई चांस अगर मान लो चार्ज होल्डर ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया उन 14 डेज के अंदर, तो रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड ए नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज, और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई तुम तो कह रहे हो पेमेंट हो गया, जबकि चार्ज होल्डर इसके लिए मना कर रहा है, तो फिर उसके बाद में मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे जब रजिस्टर के अंदर एंट्री हो जाएगी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की, तो रजिस्ट्रार इसके लिए एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा फॉर्म नंबर CHG 5 के अंदर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग ए चार्ज और मॉडिफिकेशन जो कुछ भी है, वो 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन कंपनी संभाल करके रखेगी
एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से जो भी ये रिकॉर्ड्स रहेंगे, इवन हमने कहा कि भाई पेमेंट हो गया सर या जो भी कुछ है, तो 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इनको अपने को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, संभाल करके रखना पड़ेगा। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर मैटर है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ जाऊं बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 83 कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री और सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। कई बार ये होता है कि कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करना, सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट एम्पावर द रजिस्ट्रार to make entry with respect to the satisfaction and release of charge even if no information received from the company। ये रजिस्ट्रार खुद भी कर सकता है। This situation would arise where the property subject to a charge is sold to a third party and neither the company nor a charge holder has intimated the registrar regarding satisfaction of earlier charge। बच्चों सुनना, कई बार ऐसा क्यों हो रहा है भाई, रजिस्ट्रार उसकी एंट्री कर दे सेटिस्फेक्शन या रिलीज की, जबकि कंपनी ने उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सिचुएशन कब आती है, जब कोई प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज रखा गया था वो थर्ड पार्टी को सेल कर दी जाती है एंड नीदर द कंपनी नॉट द चार्ज होल्डर हैज इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन। समझ रहे हैं, तो अब उसको बेच दिया गया है, तो बट ऑब्वियस है बेचने से जो पैसा आया वो हो सकता है जो भी लेंडर है उसको दे दिया गया हो चार्ज होल्डर को। तो इस बारे में कंपनी ने या चार्ज होल्डर ने आरओसी को कोई इंटीमेशन नहीं दिया, लेकिन आरओसी को पता लग गया कि प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को सेल हो गई है। Accordingly, with respect to any registered charge, if evidence is shown to satisfaction of registrar that the debt secured by the charge, अगर रजिस्ट्रार को ये कहीं से एविडेंस मिल जाता है कि जो भी डेbt था उसका पेमेंट हो गया है या उसको सेटिस्फाई कर दिया गया है होल और इन पार्ट के अंदर, है ना, या वो जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी दे दी गई है या फिर प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई है ना, फ्रॉम द चार्ज और सीज टू फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। बच्चों देखो क्या क्या हो सकता है, या तो पेमेंट हो गया हो या एसेट्स उसको दे दी हो या एसेट को बेच दिया गया हो, जो कुछ भी हुआ है यानी रिलीज कर दी गई हो एसेट, कुछ भी अगर हो गया हो तो इस बारे में वो क्या करेगा, वो एंट्री अपनी बुक्स के अंदर कर देगा, है ना। तो अपन ने बोल ही दिया कि वो एक रजिस्टर ऑफ चार्ज में एंट्री करेगा कि भाई डेब्ट जो है वो या तो सेटिस्फाई हो गया है या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, मतलब जब पेमेंट कर दोगे तो चार्ज से रिलीज हो जाएगी, या सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। सीज टू पार्ट का मतलब कब होता है, या तो चार्ज होल्डर ने अपनी पोजीशन में ले लिया या किसी और को बेच दिया गया है, ऐसा कुछ भी हो गया है। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्ट्रार डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। भाई कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आरओसी को पता लग जाता है तो वो भी एंट्री कर सकता है। अकॉर्डिंगली सेक्शन 82(4) shall not be deemed to affect the power of registrar to make an entry in the register of charge under section 83। समझ जाइएगा, ऊपर वाले में कंपनी इंटीमेट करे फिर ही हम एंट्री करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनके पास इंटीमेशन आया तो ये खुद भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है, इवन कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ना आई हो। हाँ, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, shall inform the affected parties within 30 days of making the entry। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, जो भी इफेक्टेड पार्टीज हैं खास करके कंपनी और चार्ज होल्डर, उनको 30 डेज के अंदर अंदर इस बात का इंटीमेशन दे देगा कि भाई हमने रजिस्टर में एंट्री कर दी है। और अगेन बच्चों यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वही अपना चार्ज 5 CSD 5 के अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेन ये दो सेक्शंस हैं जो मुझे लगता है इस बार ठीक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का 82 और इसी के अंदर 83 जहां पे रजिस्ट्रार खुद ही इसकी एंट्री कर सकता है। ये अपने को मेन फोकस रख के बच्चों जाने चाहिए। चलो जी, मीटिंग्स वाले चैप्टर पे आते हैं। मीटिंग वाले चैप्टर में बच्चे लोगों को नोटिस वाला पॉइंट सबको याद है ना, 21 डेज क्लियर डेज होते हैं, लेकिन 21 डेज से 25 कैसे पहुंचते हैं, एक दिन नोटिस भेजने का, एक दिन मीटिंग का, तो 2 दिन तो हमारे ये हो गए। ट्रांजिट के हम लोग बच्चों सेक्शन नंबर 20 यहाँ पे काम करता है, ट्रांजिट के हम लोग मान के चलते हैं 2 दिन है, तो 2 दिन ये ऐड हो गए, 21 है ये, टोटल हम लोग पहुंच गए 25 डेज। खास बात ध्यान रखना है, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से इस टाइम को कम ज्यादा कर सकती है, अलाउड है उनके लिए। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए 21 क्लियर डेज की जगह पे 14 क्लियर डेज हो जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक ये बन जाता है कि क्या शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग कॉल हो सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है बताओ? हमने कहा कि शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हम कॉल कर सकते हैं अगर रिटन में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले ली जाए कंसेंट मेंबर्स की, है ना। तो शॉर्टर नोटिस मतलब ये 21 दिन का नोटिस से कम दिन का नोटिस देके भी मीटिंग कॉल हो सकता है अगर ले लिया जाए कंसेंट। सर किसका कंसेंट लिया जाए बेटा? मेंबर्स का। कितने मेंबर्स का? अगर बच्चे लोगों एजीएम की बात कर रहे हो तो कितना,
नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर वोट देयर। याद रखिएगा, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उलझना मत। एजीएम के केस में कम से कम 95% मेंबर का कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर अदर देन एजीएम है, ईजीएम वगैरह है, तो दो बातें दे रखी है बच्चे लोगों। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो मेजोरिटी इन नंबर अपने को चाहिएगा, यानी नंबर में अपने को चाहिएगा मेजोरिटी बराबर से, और उनके पास में एटलीस्ट 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। दो अलग अलग प्रोविजन है। एजीएम हो तो सीधा सीधा सा 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन अगर अदर देन ईजीएम की बात हो रही है, ईजीएम वगैरह की, तो पॉइंट अपना चेंज है बच्चों। मेंबर्स नंबर में तो चाहिए मेजोरिटी वाले, और कैपिटल जिनके पास में 95% की हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो सीधा सीधा सा जिनके पास 95% का टोटल वोटिंग पावर है, 95% का टोटल वोटिंग पावर पे जिनका कंट्रोल है, उनका अगर रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमने कंसेंट ले लिया तो शॉर्ट एंड नोटिस पे मीटिंग हो सकती है। क्लियर मैटर है बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या पॉइंट है बच्चों, कंटेंट्स क्या होंगे, मेरे ख्याल से सबको पता है। कंटेंट के अंदर जो भी आपको ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस करना है वो आ जाएगा। स्पेशल बिजनेस अगर कर रहे हो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में लगेगा। प्लस हम ये भी लिखेंगे कि भाई अगर आप खुद वोट करने नहीं आ सकते हो तो आपका प्रॉक्सी आ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि आखिर ये नोटिस किसको जाएगा, मीटिंग का नोटिस किसको जाता है, तो हर मेंबर को जाएगा, वेदर वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो। अगर मेंबर का डेथ हो गया तो उसके असाइनी को जाएगा, इंसॉल्वेंट मेंबर को भी जाएगा, बिकॉज अभी मेंबर तो है ही ना, तो उसके असाइनी को भी जाएगा, और मरने वाले के लीगल हेयर को जाएगा। फिर बच्चों ऑडिटर ऑफ कंपनी, याद करो ऑडिटर की ड्यूटीज में भी आपने पढ़ा है, ऑडिटर को भी जाएगा, और कंपनी के हर डायरेक्टर को भी जाने वाला है। सिंपल है। कैसे जाएगा नोटिस, बहुत सिंपल बच्चों, पर्सनली जाकर के दे सकते हो, ये लो ऑर्डिनरी पोस्ट से जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से जा सकता है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो हम न्यूज़पेपर के अंदर डाल सकते हैं, भाई चलेगा। उस एरिया का जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जा सकती है। पोस्ट होने के 48 आवर्स में हम लोग मान लेते हैं कि सामने वाले को कम्युनिकेट हो गया है। अगर किसी मेंबर ने मनी डिपॉजिट कर दिया है कंपनी के पास में कि नहीं आप मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से भेजो, तो कंपनी हैव टू फॉलो दैट मेथड ओनली, अपने को ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट सिर्फ उनके लिए ही है जिनका नो एड्रेस कंपनी के पास में, बच्चे लोगों जिनका कंपनी के पास में कोई एड्रेस नहीं है, उन्हीं के लिए है। बराबर, बहुत क्लियर है, समझ गए आप लोग। बाकी सबको भेजना पड़ेगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में जिसका नाम फर्स्ट लिखा हुआ है उसके एड्रेस पे चला जाएगा, आपने को ध्यान रखना चाहिए। और हमारा बहुत खास पॉइंट था चंद्रा रॉय वाला केस, याद है ना आप लोगों को, बराबर। अगर किसी को नोटिस नहीं मिला तो वैसे तो आपकी मीटिंग जो है वो वैलिड नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, जानबूझ के नहीं किया था, बस गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, तो ऐसे केस में हम लोग मीटिंग को वैलिड मानेंगे, नोटिस को भी वैलिड मानेंगे। बराबर से अपन ने पढ़ा हुआ है ये, couple of shareholder have no right to challenge the large body of the shareholder, interest of the large body of the shareholder। ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, और ये नोटिस नॉर्मली बीओडीज की तरफ से इशू होने वाला है। क्लियर मैटर है, बराबर समझ में आया आप लोगों को, बहुत सिंपल सा हमारा पॉइंट है। तो सेक्शन 101 जो है बढ़िया सेक्शन में से एक है, इसको पढ़ के जाइए। सेक्शन नंबर 102, जी हाँ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ताबड़तोड़ रिवीजन पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार मैं मान के चल रहा हूं आपने सब पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हमारे जो सुपर हिट पॉइंट हो सकते हैं बच्चे लोगों। देखिए मीटिंग से इतने पॉइंट हम लोग करीब करीब लेने वाले हैं, इतने पॉइंट हम लोग मीटिंग से उठाएंगे, सारे के सारे एकदम धांसू पॉइंट हमारे, बहुत जबरदस्त वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए इन सबके ऊपर हमारी बात चल रही है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, आओ चेक कर दें। इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस, आप लोग सब जानते हो, जो भी स्पेशल बिजनेस कंपनी करना चाहेगी 4 ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, तो उन सबका डिटेल के लिए कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो नोटिस के साथ में अटैच करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल आता है कि सर इसमें लगाओगे क्या, इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखोगे क्या? तो हमने कहा कि भाई आओ डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट याद आया आप लोगों को? अगर कंपनी के किसी भी डायरेक्टर का या मैनेजर का या अदर किसी केएमपी का या इनके रिलेटिव्स का जो मैटर मीटिंग में डिस्कस होने वाला है उसमें किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी कंसर्न है, तो दे हैव टू डिस्क्लोज। सिंपल पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर आप डिस्कस करने वाले हो, सोचो बच्चों, अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैपिटल कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका पर्पस, रीजन, उसके इफेक्ट्स, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल बतानी पड़ेगी। थर्ड नंबर,
अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है, बराबर, और बच्चों हमारी कंपनी का जो भी डायरेक्टर, मैनेजर या प्रमोटर या केएमपी है, देखिए हमारी कंपनी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोई भी प्रमोटर, उसका कोई भी डायरेक्टर, उसका कोई भी मैनेजर या और कोई भी केएमपी, ठीक है, उस दूसरी कंपनी जिसमें हमारी डील होने जा रही है, जिसके साथ हम लोग डील करने का प्रपोजल मीटिंग में लेके आए हैं, उसमें अगर इनका 2% या ज्यादा का शेयर होल्डिंग है तो भी इनको डिस्क्लोज यहाँ पे करना पड़ेगा, बराबर। तो इट मींस हमारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील में एंटर हो रही है, वही प्रपोजल हम मीटिंग में लेके आए हैं, और हमारे किसी डायरेक्टर का, प्रमोटर का, केएमपी का, मैनेजर का उस अनदर कंपनी में 2% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसमें रिलेटिव वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ऊपर वाले में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में रिलेटिव भी था। उसके अलावा बच्चों अगर कोई भी हमारा मेंबर जो है वो अगर इंस्पेक्ट करना चाहे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो भी यहाँ पे देंगे कि भाई आइए आप आकर के कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर आकर के, और जो भी हमारा रीजनेबल टाइम होता है, ऑफिशियल टाइमिंग जो होता है, उसमें आकर के आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये डिस्क्लोज नहीं किए गए मैटर में से कुछ भी गायब हुआ तो हमारा मीटिंग इनवैलिड भी हो जाएगा, और साथ में ये सारे जो लोग हैं बच्चे लोगों, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे पेनल्टी के लिए भी, और साथ साथ में जो भी बेनिफिट कमाया उसको वापस से कंपनसेट करने के लिए भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंपनी को ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो नोटिस में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। समझ गया बात को? बिल्कुल बराबर से। आइए बच्चे लोगों कोरम पर पहुंचते हैं, सेक्शन नंबर 103। मेरे ख्याल से कोरम रिक्वायरमेंट सबको याद होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी 1000 तक है तो 5 मेंबर्स, 1000 से 5000 है तो 15 मेंबर्स, मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर। पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली काउंट नहीं होते। प्रेसिडेंट गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव काउंट होते हैं, अदर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उनके भी आफ्टर वो काउंट होते हैं। प्राइवेट कंपनी में बच्चों 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट है, बराबर, बहुत क्लियर है। शेल बी द कोरम ऑफ द कंपनी, अपने को मान के चलना है। आर्टिकल्स में आप कोरम का नंबर बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। अब अगर कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा सर? बेटा जी अगर आपने मीटिंग को मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर बुलाया है, याद है ना मेंबर की रिक्वेस्ट पर भी मीटिंग होती है, ईजीएम, और अगर मीटिंग स्टार्ट होने के हाफ एन आवर में कोरम नहीं है तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल, समझिएगा, अगर रिक्वेस्ट जस्ट बुलाई है। लेकिन इसके अलावा और कोई मीटिंग है, खास करके जब एजीएम है या जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई ईजीएम बुलाई है तो उसका रूल चेंज है। हाफ एन आवर में अगर कोरम नहीं होता है बच्चों तो सेम मीटिंग के पास 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम और प्लेस पे उसको आप एडजॉर्न कर सकते हो, सेम डे नेक्स्ट वीक के लिए सेम टाइम सेम प्लेस पे एडजॉर्न कर दो, या फिर किसी और दिन भी हो सकती है जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे। अब एडजॉर्न मीटिंग जब होगी तो उसमें भी एटलीस्ट 2 लोगों का आना जरूरी है, फिर भले ही वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी हो, इवन प्रॉक्सी भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। 2 लोग अगर मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए तो बच्चों मीटिंग वैलिड होगी, और वो भी नहीं आए तो फिर मीटिंग स्टैंड कैंसिल हो जाएगी। क्या आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस अपने को एटलीस्ट 3 दिन पहले मेंबर्स को देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पर्सनली तो दे नहीं पाएंगे, तो बट ऑब्वियस है इंडिविजुअली या तो दिया जाए, मतलब पोस्ट से देना मुश्किल रहेगा तो या तो इंडिविजुअली दिया जाए या एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। काउंट वाले पॉइंट बच्चों आपको मैंने पहले ही बता दिए कि कौन काउंट होगा कौन नहीं होगा। खास बात पढ़ लीजिए मेरे साथ में, जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर या अदर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आ रहे हैं उनको हम एज अ मेंबर सारे के सारे राइट देने वाले हैं, है ना। तो वो लोग भी चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉक्सी अपॉइंट होगा वो कोरम की काउंटिंग में नहीं आएगा, वो खुद तो आएंगे लेकिन उनका जो प्रॉक्सी है वो कोरम की काउंटिंग में नहीं आएगा। बाकी इनको सारे राइट्स हम लोग दे रहे हैं। नाउ कब ऐसा होता है बच्चों जब कोरम इमटेरियल हो जाता है? 2 हमारे बहुत खास पॉइंट आइए इन पर भी बात करते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बच्चों जब कोरम ऐसा कब होता है? जब कोरम की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, समझिएगा। However, only one situation a meeting will be validly held even if the quorum is not present. If total number of members are less than the quorum number and all members are be present at the meeting. बच्चों बहुत सिंपली समझना। सपोज करिए हमारी कंपनी में 7 लोग हैं और हमने उसमें से मान लीजिए 7 का ही हमने कोरम रखा हुआ है, ठीक है, 7 लोग हैं। सपोज करो हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, 7 लोग हैं और 7 का ही हमने कोरम रखा हुआ है, जबकि प्राइवेट में कोरम 2 से ही हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोरम की आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट 7 की है, उसमें से 1 मेंबर का डेथ हो गया है बच्चों और अभी 6 ही मेंबर हमारे पास बचे हुए हैं, तो अब कोरम को कैसे पूरा होगा? तो ऐसे में लॉ कहता है कि अगर ये सारे के सारे मेंबर वहां पे प्रेजेंट हो गए
तो हमारी मीटिंग बिना कोरम के भी प्रूव किए भी वैलिड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड दैट 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी अ कोरम। प्राइवेट कंपनी में वैसे तो 2 से होता है, लेकिन आर्टिकल में लिख दिया 4, तो फिर 4। बाई चांस एक मेंबर की डेथ हो गई और अब 3 मेंबर ही बचे, तो एक मेंबर बढ़ाएंगे, वो तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल मीटिंग बुलानी है, कैसे बुलाएं? तो बच्चों अगर ये सारे के सारे 3 मेंबर भी मीटिंग के अंदर आ गए तो हमारी मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिड तरीके से कॉल हो जाएगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? समझे आप लोग मेरी बात को? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं बच्चों, वेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्टिंग। अब यहाँ पे व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर लेस देन कोरम रिक्वायरमेंट, बच्चों समझिएगा, बहुत जोरदार पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टिक करता हूं। हमको कोरम की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से लगा करके हर एक रेजोल्यूशन पास करने तक चाहिएगी। अगर किसी वजह से कोरम नंबर किसी रेजोल्यूशन में कम हो गया तो वो वैलिड पास नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जेबी लिमिटेड में 5400 मेंबर है बच्चों, और इनकी मीटिंग इस तारीख को 10 बजे बुलाई गई है। 35 मेंबर बच्चों, 5000 से ऊपर मेंबर है, तो 35 लोगों का हमारा कोरम पूरा हो गया। 10:30 बजे तक चेयरमैन ने मीटिंग को स्टार्ट किया। 3 स्पेशल बिजनेस बच्चों 1 बजे तक पास कर दिए गए। ठीक है, डिस्कस हुए हैं, खाली डिस्कस हुए हैं। देयर वर 3 स्पेशल बिजनेस, जिसमें से एजेंडा नंबर 1 और 2 डिस्कस भी हो गया, रेजोल्यूशन पास भी हो गया। अब इमरजेंसी की वजह से 35 में से 7 मेंबर बच्चों वहां से जा चुके हैं, मतलब अपने पास अभी खाली 28 मेंबर हैं, यानी कोरम कम हो चुका है। ठीक है, चेयरमैन ने उनको जाने का परमिशन दिया और एजेंडा नंबर 3 पे डिस्कशन करना शुरू किया, और रिमेनिंग मेंबर का कंसेंट लेकर के अगर उसको पास भी कर दोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, बच्चे लोगों को वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो रेजोल्यूशन 3rd वाला जब आपने एजेंडा पास किया तब आपका कोरम नंबर जो है वो रिक्वायरमेंट 30 की है बच्चों, कोरम की रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर 35 में से खाली 5 जने ही जाते तो हमको चलता, हमारी 30 की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो रही है ना। नहीं तो अगर कोरम से कम चले गए तो फिर ये रेजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर समझे आप लोग? अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे भाई? अच्छी तरह से समझ जाना पॉइंट्स को। हाँ जी, देख लेते हैं, थोड़ा सा मैसेजेस चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ जी, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स में से बच्चे लोगों, इनको जरूर आपको पढ़ करके जाना है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब हम लोग एक सेक्शन बच्चों यहाँ से और ले रहे हैं, आपका पोस्टल बैलेट वाला जो सेक्शन है, बहुत जोरदार वाला। ये 2-1 पॉइंट्स यहाँ से मैं खास आपके लिए और लेना चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी सेक्शन है। चलिए, तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, सेक्शन 110 पे आ जाओ। पोस्टल बैलेट सब लोग जानते हो, मींस असर्टेनिंग द व्यूज ऑफ मेंबर, जहां पे हम जानते हैं कि घर बैठे आप पोस्ट के थ्रू वोट कर सकते हो। बढ़िया चीज है, इसमें हमको मीटिंग बुलाने का जरूरत भी नहीं है, पर्सनली घर पे बैठिए और बहुत आराम से वोट करिए। क्या कहते हो बच्चे लोगों? एकदम आसान। पोस्टल बैलेट का मतलब वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चलेगा इसके अंदर। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? कंपनी अपने मेंबर को नोटिस और साथ में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगी, ऑर्डिनरी काम नहीं आती, और उनको बोलेगी कि आप 30 डेज के अंदर अंदर इसका रिप्लाई करो। बराबर से पढ़ भी लिया, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजो, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दो, या कोरियर सर्विस, मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं चाहिए, इसमें अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि सामने वाले तक पहुंचा है। साथ साथ में हम एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट डालेंगे कि हमने पोस्टल बैलेट सेंड कर दिए हैं। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा बच्चों कंपनी अपना वेबसाइट के ऊपर भी डालेगी, ये लो साहब कितना कितना हमने चीजें कर ली, वेबसाइट के ऊपर भी इसको डाल दिया।
ना अब कौन सी वो चीजें हैं जिनके लिए पोस्टल बैलेट जरूरी है, कंपलसरी है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर करना हो, आर्टिकल्स में ऑल्टर करना हो, बायबैक ऑफ शेयर्स हो, समझ लेना, इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना हो, अंडरटेकिंग कोई बेचनी हो, कोई डायरेक्टर का इलेक्शन करना हो बच्चों, या शेयर होल्डर के राइट्स में किसी तरह का वेरिएशन करना हो, बराबर बात समझे आप लोग, या सेक्शन 186 में गारंटी अमाउंट है, भाई इतना कंपनी गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो लोन या गारंटी दे रहे हो बराबर से, तो इन सारे मैटर्स के अंदर डीबीआर में तो अपने पढ़ा भी है ना, इन सारे मैटर में हमको पोस्टल बैलेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी अपने को, किसकी जरूरत पड़ेगी? पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, लॉ ने कंपलसरी कर दिया। अच्छा, लॉ कहता है कि आप इन मैटर्स को और चाहो तो बढ़ा सकते हो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मैटर्स को तो अगर डिस्कस करना है तो मैंडेटरी है कि अपने को पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। खास बात क्या कहती है? एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, उसको आप जनरल मीटिंग के अंदर भी कर सकते हो अगर सेक्शन नंबर 108 फॉलो कर रहे हो। जोरदार बात है बच्चों, अगर आप अपने कंपनी के मेंबर्स को सेक्शन 108 यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली फैसिलिटी दे रहे हो, जैसे लिस्टेड कंपनीज में देते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप पोस्टल बैलेट नहीं भी यूज करोगे तो हमको चल जाएगा, आप जनरल मीटिंग बुला करके कर सकते हो, ये हमने अलाउ किया, अपने को ध्यान रखना है। अब प्रोसीजर आप सबको पता है बच्चों, एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, तो जज या कोई भी रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, कंपनी से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। फिर वो अपना रिटर्न कंसेंट देगा कि मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। फिर ये स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें किनका कंसेंट आया, किनका कंसेंट और किनका फेवर आया, किनका अगेंस्ट में आया, वो सब नोट डाउन करेगा, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट तैयार करेगा। 30 दिन का टाइम ही अपने पास में है, 30 दिन के बाद रिपोर्ट तैयार कर देगा। ये रजिस्टर जब तक मिनट्स पे साइन नहीं हो जाते, मिनट्स ऑफ पोस्टल बैलेट, मीटिंग हटा देता हूं, तब तक ये रजिस्टर अपने पास में रखेगा, फिर चेयरमैन को हैंडओवर कर देगा। और 30 डेज के बाद अगर किसी मेंबर का जवाब आता है कंसेंट वगैरह का, तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको ऐसा मान के चलेंगे कि रिप्लाई आए नहीं। और देन उसके बाद बच्चों जो भी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो बट ऑब्वियस है कंपनी का वेबसाइट के ऊपर चिपका दिया जाएगा, वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा कि अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधा सा मैथड है ये अपना पोस्टल बैलेट का, ठीक है। और किन पर ये नहीं लगता है, ओपीसी इसको फॉलो नहीं करेगी, अदर कंपनीज जिनका मेंबर अप टू 200 है, मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए है नहीं, पोस्टल बैलेट सीधा क्लियर हो गया। और जो एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस अपने को 4 करने हैं वो कभी भी पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते बच्चों लोगों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, खत्म हो गया, ठीक है। एक सेक्शन इस बार के लिए मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लिया बच्चों, 121, जिसमें आपको एजीएम पर अपना रिपोर्ट करना है भाई, एजीएम पर अपना रिपोर्ट करना है। बस इस सेशन में मैं 3 सेक्शंस आपके लिए और ले रहा हूं, और देन उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट सेशन जो मेरा होगा कंपनी का ही, उसमें मैं डिविडेंड का तो पूरा लेक्चर आपको पूरा का पूरा चैप्टर चार्ट फॉर्म के अंदर रिवाइज कराने वाला हूं। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पूरा रिवाइज करने वाले हैं। एनआईए के भी काफी सारे पॉइंट्स को हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की, आप मुझे बताते जाएंगे। वैसे हम लोग अपना एकदम ताबड़तोड़ वाला रिवीजन जो है उसको चालू रखेंगे खास आप लोगों के लिए। नाउ रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहती है भाई? प्रिपेयर रिपोर्ट एवरी लिस्टेड कंपनी। यस बच्चे लोगों, हाँ मैसेजेस हैं आप लोगों के ही, मतलब चलिए जी, तो आगे बात शुरू कर देते हैं बच्चे लोगों।
रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सीधा सा है कि जैसे आप लोग एक एनुअल रिटर्न तैयार करते हो, वो सेक्शन 92 है। ये एजीएम पर अपने को एक रिपोर्ट तैयार करना है। इसके अंदर काम की चीज क्या हो सकती है कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी बच्चों ये रिपोर्ट को तैयार करेगी, बराबर। और कितने दिन में तैयार करना है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग आपको ये आरओसी को फाइनल फाइल करना है। आरओसी को आप ये मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप ये फाइल करने वाले हो, बराबर से। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा ये अदर देन मिनट्स है, मिनट्स अलग चीज है, ये अलग चीज है। इस रिपोर्ट के ऊपर साइन और डेट चेयरमैन के होंगे बच्चे लोगों, और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर सकता है तो 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, जिनमें भी अगर एक एमडी है तो एक एमडी का साइन इसके अंदर होना जरूरी है। अब इसमें कंटेंट्स क्या क्या आएंगे? एजीएम के बारे में सारा डिटेल आ गया बच्चे लोगों, डे क्या था, डेट क्या था, आर क्या था। फिर उसके बाद में कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए, कोरम था कि नहीं था, बराबर से। फिर कंप्लाइंस आपने पूरा किया कि नहीं किया बच्चों, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे आएगी। बहुत सीधा सीधा सा है कि यहाँ पे आपने जो लॉ की कंप्लाइंस होती है हमारी, सीधी सीधी सी है। एक मीटिंग को कंडक्ट करने में कंपनी लॉ के रूल्स हैं, हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन कौन से किए मीटिंग के अंदर, वो भी सब आएगा। उसके अलावा बाई चांस अगर एडजॉर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट होता है या वेन्यू चेंज हो रहा है तो उसकी डिटेल भी आएगी। और कोई भी पॉइंट जो भी लगे अपने को इसमें आने चाहिए तो वो सब इंक्लूड करेंगे। और ये हमेशा फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए, अपने को पता ही है, सिंपल है एकदम से। और अगर ये नहीं फॉलो किया तो बच्चों पेनल्टी का पॉइंट है। अगर कंपनी फेल्स टू डू सो तो कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी 1 लाख रुपीज से लगा करके जब तक गलती चालू रहेगी 500 रुपए पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 5 लाख। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा 25,000 सीधे सीधे पेनल्टी है, और 500 रुपीज इनके अगेंस्ट में भी है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक हो सकती है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, समझे आप लोग बात को। अब इसके बाद बच्चों मैंने एक सेक्शन ले लिया अकाउंट्स वाले चैप्टर से, डिविडेंड का चैप्टर आपको जैसा मैंने कहा था पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से लगातार बन रहे हैं, केस बेस भी आ सकते हैं, तो मैं पूरा चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊंगा, बराबर से। अभी मैं आपको इस सेशन के अंदर 2 और सेक्शंस करवाने वाला हूं, 130 और हमारा एक 144 का बहुत प्यारा सेक्शन है, दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे हैं। आइए देखिए, रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। हालांकि इस वाले चैप्टर से हमेशा की तरह आप लोगों का सीएसआर कमेटी जो है सेक्शन नंबर 135 वो कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकती है। देखो बाकी क्वेश्चन तो पिछले अटेम्प्ट में आ चुके हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे हमारे पास चांसेस हो सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर में क्या लिखा है, आइए देखिए। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अप्लाइड टू कोर्ट फॉर रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स। क्या लिखा है यहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आप लोग देखेंगे मेरे साथ में इस पूरे पॉइंट को और मेरे साथ में रिवाइज भी करेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी इज मेड बाय। अब सवाल यह है कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया जा रहा है कि हमको क्या करना है कि बुक्स को रीओपन करना है, ठीक है। अब रीओपन करने के लिए ट्रिब्यूनल को यानी एनसीएलटी को अप्लाई कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज कर सकती है, या सेबी कर सकता है, या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या पर्सन कंसर्न अगर कोई जुड़ा हुआ है कंपनी से तो वो भी कर सकता है। बहुत सिंपल बात हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द पर्पस? पर्पस क्या होगा भाई इसका? पर्पस एक ही है कि अगर ऐसा लगता है कि जो बुक्स हैं वो फ्रॉडुलेंट बैनर के अंदर तैयार हुए, बच्चों समझना, अगर ऐसा लगता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हुई हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए हैं वो फ्रॉडुलेंट बैनर में तैयार हुए हैं, इसलिए हम अकाउंट्स को रीओपन कर रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, बराबर। पर्पस क्या है कि फ्रॉडुलेंट बैनर के अंदर बुक्स 131 हमारा अलग था, 131 में हम क्या कर रहे हैं वहां पे हमको लग रहा है कि हमने सेक्शंस फॉलो नहीं किए कुछ, 134 या 129, तो हम 131 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं, यहाँ पे बुक्स ओपन हो रही है, दोनों में फर्क है। या ऐसा लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है उस पीरियड से रिलेटेड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलेबिलिटी को लेकर के भी रिलायबल है कि नहीं है, एक डाउट वहां पे क्रिएट हो रहा है बच्चे लोगों, और इस वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है कि बुक्स को रीओपन करने की एप्लीकेशन देनी पड़ रही है। अब क्या होगा, जैसे ही एप्लीकेशन हम देंगे, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी, वो एक नोटिस देगी उन्हीं लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, सेबी या अदर बॉडी या कोई भी पर्सन कंसर्न, उनको नोटिस देगी, और वो जो भी अपना मैटर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको वो कंसीडर करेगी, और कंसीडर करने के बाद अगर उनको ठीक लगा तो फिर वो ऑर्डर पास करेंगी इससे रिलेटेड कि भाई आप बुक्स को वापस से ओपन करिए। क्या कहते हो बच्चों? इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कंसीडर करेगी, बट ऑब्वियसली कंपनी को भी हियरिंग का चांस दिया जाएगा और फिर रीओपन किया जाएगा, और जो रिवाइज ऑर्डर होंगे बच्चों वो फाइनल होंगे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज पढ़े,
एक बहुत खास पॉइंट है बच्चे लोगों, 8 साल से पहले की बुक्स को ओपन करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अपन जानते हैं हम बुक्स को ही 8 साल तक ही मेंटेन करते हैं। नो ऑर्डर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू अ पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर। आप जानते हो 8 फाइनेंशियल ईयर से पहले के तो बुक्स मेंटेन ही नहीं करते, तो उसको रिवाइज करने का ऑर्डर तो दे ही कैसे सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर कोई इंस्पेक्शन ऑर्डर हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 128(5) के अंदर 8 साल से ज्यादा बुक्स रखने को बोला है, 10 साल तक रखो, 12 साल तक रखो, तो फिर ज्यादा के लिए भी ओपन हो सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेक्शन है, सिंपल सा सेक्शन है 130 वाला, तो इसको जरूर करके जाइएगा। रीओपनिंग ऑफ द बुक्स का हमारा सेक्शन है। और बच्चों एक सेक्शन, वैसे तो कंपनी ऑडिट का पूरा चैप्टर ही बहुत धुआंधार है, बराबर, पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट आपका इंपॉर्टेंट काउंट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की जो आने के चांसेस हो सकते हैं, वो है 144। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जिस कंपनी के आप ऑडिट कर रहे हो वहां पे आप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम, मतलब पहले आपने मान लीजिए बुक कीपिंग सर्विस दी हो 2 साल पहले और अभी आप ऑडिट कर रहे हो तो अलाउड है। एट द सेम टाइम दोनों काम आप नहीं कर सकते हो बच्चों। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों, जहां पे आप एक्चुरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यूएशन वाली सर्विसेज, वहां फिर ऑडिटर नहीं हो सकते, या ऑडिटर है तो ये सर्विस नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आपने सीए के साथ एमबीए कर लिया, आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करने का सोच रहे हो तो वो भी आपको परमिसिबल नहीं है। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज करवा रहे हो कंपनी के लिए, आउटसोर्स करवा रहे हो पैसे का, वो भी अलाउड नहीं है। मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना भी बच्चों अलाउड नहीं है। और उसके अलावा, अच्छा मैनेजमेंट तो यहाँ आ गई थी, वो कौन सी थी, अच्छा ओके ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी थी वो, बराबर से, ये मैंने एमबीए आपने यहाँ किया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों और कोई भी अगर मान लीजिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज कल को और आ गई तो वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। और सबसे बढ़िया बात बच्चों, ये सर्विसेज ऑडिटर न तो खुद प्रोवाइड करेगा, न उसका कोई, मतलब न तो खुद प्रोवाइड कर सकता है, न उसका कोई रिलेटिव या उसके साथ में कोई भी कंसर्न पर्सन, सपोज करो उसका पार्टनर, ठीक है, या और कोई भी ऐसी फर्म जिस पर उसका कंट्रोल है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और अगर हमारी ये ऑडिटर जो है वो फर्म है, तो भी सेम पॉइंट लगेगा, उस फर्म का कोई भी पार्टनर या पार्टनर का कोई भी रिलेटिव उससे जुड़ा हुआ, सब्सिडरी फर्म आपकी, कोई एसोसिएट फर्म, कोई भी जो उसी ट्रेडमार्क में काम कर रही हो, आप ये सर्विस जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो 144 में बच्चों हमारी बहुत सीधी सीधी सी अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंस अगर आप करवा रहे हो, मैनेजमेंट सर्विसेज आप दे रहे हो, तो ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड सेशन में आप लोग इतना मेरे साथ में रिवाइज करिएगा। थर्ड सेशन में आपसे वापस जल्दी मुलाकात होती है। इतना फटाफट एकदम टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको लगातार जो है वो रिवीजन में जुड़े रहना है। सारे अगर पूरे डिटेल रिवीजन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डाल रखा है, इस वीडियो के अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगा जहां पे आप डिटेल रिवीजन कर सकते हो। यहां इस वक्त मैं आपको करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन, इतना अभी के लिए कर लीजिए।